हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लाइफोलॉजी। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 13 ट्वेल्थ की एनसीईआरटी से, दैट इज़ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर एक्चुअली यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट एंड सेकेंड पार्ट है पॉपुलेशंस। तो इस चैप्टर में हमको एनसीईआरटी तो पूरी डिटेल में समझनी है, पढ़नी है। बीइंग थेरोटिकल, यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपको अच्छे से समझना है, एंड उसके साथ साथ वो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग जहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन से टॉपिक्स, कौन से पॉइंट्स हमको क्लियरली समझना है, अच्छे से याद रखना है। साइमल्टेनियसली आप समझते हुए इसके शॉर्ट नोट्स भी बना ले सकते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। सो स्टार्ट करते हैं। Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. ये आपके लिविंग बर्ड के बारे में बता रहा है। We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels. तो हमको क्या करना है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हमको लेवल्स समझना है, और लेवल्स यहाँ पे हम करते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। विच स्टार्ट्स विथ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सबसे बेसिक लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। मैक्रोमोलिक्यूल्स से बनते हैं सेल्स, देन सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, एंड लेटर ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। अब ये तो यहाँ तक बात हो गई और लेवल्स ऑफ इन विच वी स्टडी इन द बायोलॉजी। अब बीइंग इकोलॉजी, क्योंकि हम इकोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब इकोलॉजी में आगे लेवल्स क्या आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बाद ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस मिलके बनाती हैं कम्युनिटी, कम्युनिटीज़ के बाद आपको नेक्स्ट लेवल दिखेगा इकोसिस्टम, एंड देन दी बायोम्स। तो ये सारे के सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको याद रखना है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है मैक्रोमोलिक्यूल्स से, एंड ये कहाँ तक है, बायोम्स तक है। सो एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जब भी हम कोई भी लेवल पढ़ते हैं तो हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, तो हम दो सवाल पूछ सकते हैं, दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट होगा विथ हाउ, दैट इज हाउ डज द बर्ड सिंग। तो हमको यहाँ पे पता करना है कि ये बर्ड कैसे गाता है, क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मीन्स वी वांट टू नो द मैकेनिज्म। एंड द सेकेंड थिंग हम यहाँ पर पूछते हैं व्हाई डज, क्यों गा रहा है भाई, क्यों सिंगिंग कर रहा है। सो द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक्स द मैकेनिज्म, ये आपको याद रखना है। एंड सेकेंड, जो वाई टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये सिग्निफिकेंस, किसी भी प्रोसेस का इंपॉर्टेंस जानने के लिए पूछा जाता है, वाई। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स। तो हाउ अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछेंगे, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, तो माइट बी आंसर हो सकता है कि आपको वॉइस बॉक्स का ऑपरेशन एक्सप्लेन किया जाए, बर्ड्स की वाइब्रेटिंग बोन जो होती है इसके बारे में बताया जाए। वेर एज फॉर सेकेंड क्वेश्चन आंसर में भी इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट, क्यों सिंगिंग कर रहा है बर्ड, तो इट नीड्स टू कम्युनिकेट, क्यों करना है कम्युनिकेट, विथ इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ये हो सकता है वाई का आंसर। सो व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, यू विल सर्टेनली कम अप विथ मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप्स। तो हम जब हमारे आजू बाजू वर्ड को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन हियर। वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, क्यों होते हैं वाइट, क्योंकि वहाँ पर आपको कलर देखने की ज़रूरत नहीं है, एज दे आर ब्लूमिंग इन द नाइट। इससे बहुत सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप एक साइंटिफिक माइंड सेटअप, फ्रेम सेटअप रख के इन चीज़ों को पढ़ते हो। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर, वाई डज द कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स, हाउ डज द चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, एंड सो ऑन। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर समझने के लिए और हमारे आजू बाजू कैसे बायोलॉजी काम कर रही है समझने के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। You have already learnt in previous classes that ecology is a subject which studies the interactions among organisms. देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स। और एक बात देखी गई, इस चैप्टर के लास्ट में हम इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक इज इंटरेक्शन, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से जो आए हैं वो इंटरेक्शन से आए हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक सुनते रहिए, बिकॉज लास्ट पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट ऐसा है जो समझने में भी ईजी है और उसका इंपॉर्टेंस कहाँ से हम जान लेंगे। बट पूरा चैप्टर अगर आप एक बार सुन लेते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन से पॉइंट्स को रिवीजन की ज़रूरत है, otherwise it will take a lot of time whenever you will revise this chapter. So, and between the organism and physical abiotic, that is physical
एनवायरनमेंट और एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ इंटरेक्शंस की बात करेंगे। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी मैक्रोमोलिक्यूल्स टू दी बायोम्स। लेकिन अगर सिर्फ इकोलॉजी के लेवल की बात करते हैं तो इकोलॉजी में सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद नेक्स्ट लेवल होता है पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। और इस चैप्टर में हम 2 लेवल्स की बात करेंगे, जस्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनिज्म। Organism and its environment. Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology. ये आपको वर्ड याद रखना है। अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर बात कर रहे हैं तो ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट्स। तो हमारे अर्थ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट्स हैं एंड अकॉर्डिंगली बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर क्या चेंजेस किए हैं सो दैट वो उस एनवायरमेंट में अडेप्ट हो गए। ये सब कुछ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल, वो वहां पर सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variations in the intensity and duration of temperature. तो आपको पता है कि स्कूल में आपने पढ़ा हुआ है 8, 9, 10th में कि हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है। एंड ये टिल्टेड अर्थ से क्या हुआ है कि हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग सीजन्स क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि हमारे अर्थ पे जो सनलाइट आ रही है अलग एंगल से आ रही है। कहीं सन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं कम है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो जाता है इस प्रोसेस की वजह से कि हियर वी आर हैविंग इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन डिफरेंट और वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन। कहीं दिन 16 आवर्स का होता है, कहीं दिन 10 आवर्स का होता है। तो दिस इज वेरिएशन इन द ड्यूरेशन एंड ऑल्सो नॉट ओनली इन द डे, द टेम्परेचर टू, resulting in distinct seasons. These variations together with annual variation in precipitation. तो सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में आ जाते हैं annual variation in precipitation। एंड यहाँ आपको क्लियर किया गया है precipitation meaning rain and snow both। यहाँ पर बारिश की भी बात हो रही है और स्नोफॉल की भी बात हो रही है। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स सच एज, अब हमारे पास ये टेम्परेचर वेरिएशन से और प्रेसिपिटेशन के जो वेरिएशन है इनके कारण अलग अलग बायोम्स क्रिएट हो गए हैं। कुछ बायोम्स के नाम आपको यहाँ दिए गए हैं, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, दिस आर द एग्जांपल्स। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको ये डायग्राम अच्छे से समझना है। इफ पॉसिबल इसका एक टेबुलर फॉर्म में डेटा क्रिएट कर लीजिए सो दैट यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे यू कैन इजीली सॉल्व दोस क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा बायोम है जिसमें मिनिमम प्रेसिपिटेशन देखा गया है, दैट इज डेजर्ट। डेजर्ट में आप देख सकते हो लेस देन 50 मिनी सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन इज देयर। चलिए ये तो एक बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा बायोम है जहाँ पे मिनिमम वेरिएशन इन टेम्परेचर है। वेरिएशन मतलब जो बहुत नैरो रेंज का टेम्परेचर जहाँ आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यू कैन सी हियर 20 से 25 के बीच में ही यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो दिस इज द बायोम विथ मिनिमम टेम्परेचर वेरिएशन। देन हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, इन दोनों का प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा अलग अलग बायोम्स के नाम दिए रहेंगे इन पेयर्स एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे बायोम्स है जहां पर प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट एंड coniferous forest and so on. So here we also having the Arctic and alpine tundra. Regional and local variations within each biome led to the formation of wide variety of habitats. क्या हो जाता है अब जो local variation रहेगा या regional variation रहेगा, it results into different habitats in a particular biome. Major biomes of India are shown here, we can see in the figure. How on planet Earth life exists not just in a few favorable habitats. अब आपको बोला गया ये तो जनरल हैबिटेट जो हमको दिखते हैं उनकी बात हो गई, जो कि फेवरेबल है, सब जिनको पसंद करते हैं। बट नॉट ओनली दिस, हमारे अर्थ पे कुछ एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स भी है। जैसे कि हार्श हैबिटेट्स हमारे पास क्या क्या है, स्क्रॉशिंग राजस्थान डेजर्ट्स। स्क्रॉशिंग का मीनिंग होता है जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल जला देने वाले राजस्थान के डेजर्ट्स। देन रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट। आप समझ सकते हो कि मेघालय में जो फॉरेस्ट है यहाँ पर कंटिन्यूसली रेन आते रहता है, रेनिंग होते रहती है, तो पूरा आपको रेन में भीगा हुआ फॉरेस्ट दिखेगा। डीप ओशन ट्रेंचेस, ओशन जो होता है, सपोज दिस इज ओशन, ये ओशन का जो बेड रहेगा इसके अंदर जो डीप ट्रेंचेस होते हैं, दिस आर डीप ट्रेंचेस इन द ओशन। ये भी एक क्या है,
एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है। देन आपको बोला गया है टोरेंशियल स्ट्रीम्स। टोरेंशियल का मीनिंग होता है मूसलधार जो धाराएं जहां पर है उनको टोरेंशियल स्ट्रीम्स बोला जाता है। परमाफ्रोस्ट दैट इज स्नो लैंड एंड पोलर रीजन्स, ऐसा जगह ऐसी लैंड जो कंटिन्यूअसली स्नो से ढकी हुई है, मिनिमम 2 साल से वहां पर स्नो है, इट इज कॉल्ड परमाफ्रोस्ट। देन ऑल्सो हाई माउंटेन टॉप्स एंड थर्मल स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, ये भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है। नॉट ओनली दिस द स्टिकिंग कंपोस्ट पेस्ट टू नेम फ्यू। इवन आर इंटेस्टाइन, यहाँ तक कि हमारा इंटेस्टाइन भी एक यूनिक हैबिटेट है फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ डिफरेंट हैबिटेट्स की बात की गई है। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी डिफरेंट बायोम्स ऑफ इंडिया, दे आर शोन। यहाँ दिख रहा है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ये पूरा साल ग्रीन नहीं होते हैं, स्पेशली जब रेनी सीजन रहेगा उस सीजन में इनमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ईयर। बट दूसरा आपको दिया है डेसिडियस रेन फॉरेस्ट, ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन होते हैं। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक इमेज दी गई है डेजर्ट की, एंड लास्ट इज द सी कोस्ट। So, what are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of different habitats? तो क्या रीज़न है, क्या वजह है कि हमको इतने सारे डिफरेंट हैबिटेट्स मिल रहे हैं? तो इसका आंसर जानने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्दर सम पॉइंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर। कौन है जो ये सारे के सारे हैबिटेट्स को डिटरमाइन कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा, याद रखना है। सबसे पहले तो बात की गई टेम्परेचर की, दूसरा वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये एक्चुअली एबायोटिक फैक्टर्स है जो डिटरमाइन कर रहे हैं, जो बना रहे हैं ये डिफरेंट हैबिटेट्स को। We must remember that the physicochemical, that is abiotic components alone do not characterize the habitat of an organism completely. तो इसके लिए हमको और क्या समझना है? हैबिटेट इट ऑल्सो इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट टू। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट में एक जगह में रह रहा है, यहाँ पर जो फिजिकोकेमिकल कंपोनेंट्स है दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट, वो तो इस पर इफेक्ट कॉज कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल कोई पैथोजेंस है इस ऑर्गेनिज्म के, वो भी इफेक्ट कॉज करेंगे। पैरासाइट्स है, प्रेडेटर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, दिस आर द बायोटिक कंपोनेंट्स of the organism with which they interact constantly. So we assume that over a period of time the organism had through natural selection. तो यहाँ पर एक नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस हुई है जिससे जाकर ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव कर पाया है, अडॉप्ट कर पाया है among this biotic as well as abiotic components. So evolved adaptations to optimize its survival as well as reproduction, दोनों चीज़ों के लिए इसका evolution हुआ है, adaptation हुआ है in particular habitat. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, नीश। एंड बेटा इससे नीट में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको नीश अच्छे से समझना है। नीश के यहाँ आपको 3 पॉइंट्स बताए गए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का नीश समझने के लिए। नीश एंड हैबिटेट दिस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। नीश समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स समझना है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट। पहली चीज बताई गई नीश के लिए कि हर ऑर्गेनिज्म की कुछ कंडीशंस होती है जहां वो टॉलरेट कर सकता है, जिनको वो टॉलरेट कर सकता है। दूसरा आपको बोला गया है डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस, हर ऑर्गेनिज्म के रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी मिलेगी। एंड अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फंक्शनल रोल, किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है, और ये सब मिलकर बनता है नीश। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रिमेंबर दिस। नीश एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का यू नीड टू नो कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट। दूसरा आपको चाहिए कि वो कौन कौन से रिसोर्सेस यूटिलाइज कर सक रहा है, एंड तीसरा आपको बताना है कि उसका उस इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। You are aware that the average temperature on land varies seasonally. हमारे पास क्योंकि सीजन्स होते हैं तो एवरेज टेम्परेचर वेरी करता रहता है। डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। अब थोड़ा सा इसके लिए हमको सब्जेक्ट ये समझना पड़ेगा, जियोग्राफी आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। अगर ये हमारा अर्थ है, ये स्फीयर है अर्थ, और ये यहाँ से हमने एक इमेजिनरी लाइन से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ये ऊपर में हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे में है सदर्न हेमिस्फीयर। इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से फिर से हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, एंड ये है एक ट्रॉपिक जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पर भी एक ट्रॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
अब बेटा जब अर्थ को हम ऐसे जियोग्राफिकली देखते हैं तो यहाँ ये दो ट्रॉपिक के बीच में का जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ के क्लाइमेट को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये एक्सट्रीम यहाँ पर पोलार एरिया है, एंड अगर इसको छोड़ दिया जाए पोलार एरिया को तो दिस रीजन इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन। ऊपर में भी एंड नीचे में भी ट्रॉपिक्स, बियॉन्ड ट्रॉपिक्स जो रीजन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। ओके, तो अब देखिए फिर से समझ लीजिए। यहाँ बोला गया है आपको टेम्परेचर डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, वेदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, द टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हुआ है। एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स, तो जब हम प्लेन्स से, सपोज हम टोपोग्राफी देखते हैं अर्थ की, टोपोग्राफी यानी सरफेस स्टडी करते हैं, तो सपोज दिस आर प्लेन्स और यहाँ पर एक माउंटेन है, तो यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे तब भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंड जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तब भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। देन इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलार एरियाज। पोलार एरियाज, ये जो पोल है, पोल पर टेम्परेचर होता है सब जीरो, मतलब जीरो से भी कम रहेगा, नेगेटिव में टेम्परेचर रहेगा इन दी पोलार एरियाज। एंड हाई अल्टीट्यूड्स, मतलब हाइट पे बोला गया है, टू 50 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डिजर्ट्स। तो इस एरिया में जो डेजर्ट्स है, इन डेजर्ट्स में टेम्परेचर मोर देन 50 हो जाएगा। In summer, there are however unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceed 100। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी हैबिटेट्स है जहां पर एवरेज टेम्परेचर 100 से भी ज़्यादा हो जाता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस टू हैबिटेट्स विच आर गिवन हियर। एक तो आपको दिया गया है थर्मल स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के झरने, और डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मतलब यहाँ पे है सी ओशंस के बेड में कुछ हाइड्रोथर्मल गर्म पानी के वेंट्स होते हैं, उनको बोला जाता है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ओके, सो इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो। ये आपको बोला है कि मैंगो ट्रीज कभी भी आपको नहीं मिलेगा टेम्परेट कंट्रीज में, लाइक कनाडा एंड जर्मनी। तो अगेन फिर से हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर जो ये टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन, दिस जोन, यहाँ आपको कभी मैंगो ट्री नहीं मिलेगा। जर्मनी एंड कनाडा आर इन दिस रीजन। क्यों नहीं मिलेगा? वहां का एनवायरमेंट उसको सूट नहीं कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया आपको, स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड टूना फिश। केरला फॉरेस्ट आता है ट्रॉपिकल रीजन में, तो आपको बोला गया इट इज समवेयर हियर, ये हमारा इंडिया है, यहाँ केरला फॉरेस्ट आ जाएंगे। तो यहाँ आपको बोला गया कि यहाँ आपको स्नो लेपर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन है। देन नेक्स्ट बोला गया है टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन दी ओशन। तो ये हमारा जो ओशन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन के बाहर बियॉन्ड द ट्रॉपिकल रीजन टूना फिश आर रेयरली कॉट। तो ये कहाँ मिलेगी टूना फिश? सिर्फ ट्रॉपिकल ओशंस में ही टूना फिश मिलेगी क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का निश उसके लिए बेस्ट है। यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर। तो हमको इससे पता चलता है कि टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे टेम्परेचर काम कैसे कर रहा है। यू कैन टेक इट एज शॉर्ट नोट। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। आपके एंजाइम्स के काइनेटिक्स पे अफेक्ट करता है, और ये एंजाइम का काइनेटिक्स इट अफेक्ट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड देयर बाय the physiological function of the organism. A few organism can tolerate and thrive in a wide range of temperatures. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक टेम्परेचर का वाइड रेंज टॉलरेट करते हैं उनको बोला जाता है यूरीथर्मल। यू नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड। यूरी का मीनिंग होता है ब्रॉड रेंज या वाइड रेंज जो टॉलरेट करेगा, बट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। अगर कोई बहुत नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टीनोथर्मल। तो आप ये दो वर्ड याद रखेंगे, यूरीथर्मल दैट इज फॉर ब्रॉड रेंज and stenothermal that is for narrow range. The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. तो अब यहाँ बोला गया अगर ऑफ कोर्स इनका टॉलरेंस लेवल ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा रहेंगे, ज्यादा एरिया को कवर करेंगे। अगर टॉलरेंस कम है, नैरो रेंज है, तो कम एरिया में आपको ये मिलेगा, स्पेसिफिक एरिया में ही मिलेगा। सो क्वेश्चन इज आस्क हियर, कैन यू थिंक ऑफ फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स? क्या आप बता सकते हो कोई यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात? सोचिए, आंसर करिए, कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं इसके।
In recent years, there has been growing concern about the gradually increasing average global temperatures, which we are going to study in chapter 16. If this trend continues, would you expect that the distributional range of some species to be affected? तो क्या ऐसा होगा क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या इससे कुछ स्पीशीज की कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज पे कुछ इफेक्ट आ सकता है? तो अगेन यू कैन कमेंट योर आंसर. चलिए, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वाटर. नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर हमको जो याद करना है, कंपोनेंट जो समझना है, दैट इज वाटर. So water is the most important factor influencing the life of organisms. In fact, life on earth originated in water. So this is very important thing. Life तो भाई start ही water में हुई है and is unsustainable without water. Possible ही नहीं है. Its availability is so limited in deserts. लेकिन कुछ एरिया में इसकी availability बहुत limited है जिनको हम deserts बोलते हैं. That तो अब इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? ऑर्गेनिज्म को इस एरिया में रहना है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो वी नीड टू हैव सम स्पेशल एडेप्टेशंस जो कि पॉसिबल करे ऑर्गेनिज्म को इस ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए. The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. Of course, we know that we already studied the photosynthesis process. हमको पता है कि water का कितना बड़ा रोल होता है productivity पर किसी भी प्लांट की. You might think that organisms living in oceans, lakes and rivers should not face any water related problems. So is it so? ये तो वाटर बॉडीज है, तो क्या यहाँ पर बहुत सारा पानी है तो यहाँ के ऑर्गेनिज्म कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं? तो हियर इट इज एक्सप्लेन. यहाँ हमको क्वांटिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा वाटर की क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी है, बट यहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्वालिटी ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. दैट इज केमिकल कंपोजिशन क्या है, पीएच कैसा है, कोई मिनरल्स इसमें कौन से हैं, सॉल्ट्स कैसे हैं, of water becomes important. The salt concentration, now again you need to remember this is important point. Salt concentration हम यहाँ पर count करते हैं in the form of salinity, और salinity को हम count करेंगे parts per thousand. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना, इट इज पार्ट पर थाउजेंड. जनरली हम हर चीज पार्ट पर मिलियन में पढ़ते हैं, बट ये पार्ट पर थाउजेंड दिया है, इसलिए ध्यान रखिए. इज लेस देन इन 5 इन इनलैंड वाटर्स, तो इनलैंड वाटर्स में सैलिनिटी लेस देन 5 होती है. सी में ये 30 से 35 होती है, और हाइपरसलाइन लगून्स में ये 100 से भी ज़्यादा होती है, मोर देन 100 होती है. हाइपरसलाइन लगून्स मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ के पानी में सैलिनिटी या सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है. सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज. अगेन वही बात आ गई, जो ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज या ब्रॉड रेंज सैलिनिटी टॉलरेट करते हैं उनको बोला जाता है यूरी हलाइन. जैसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था यूरी थर्मल, यहाँ आ गया है यूरी हलाइन. बट अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज जिनको हम स्टीनो हलाइन बोलेंगे. मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन द सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम. सी वाटर में क्या आपको बोला गया है कि सी वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर कैन नॉट सर्वाइव इन सी वाटर. इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स. अगर आप सी फिश को निकालकर रिवर में डाल देते हो तो ये क्या करेगा, ये हो जाएगा स्वेल, एंडोस्मोसिस हो जाएगा. एंड रिवर के फिश को निकालकर सी में डाल देंगे तो एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, एंड दे वुड फेस सम प्रॉब्लम्स देयर फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज रिप्रोडक्शन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर और अबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज लाइट. सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, हमने ये डिटेल में पढ़ा है लाइट का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है. अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज सोर्स ऑफ एनर्जी. We can quickly understand the importance of light for living organism, particularly autotrophs. क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो है ये इस लाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देयर बाय दे आर सिंथेसाइजिंग द फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू. मेनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स जैसे कि हर्ब्स एंड श्रब्स. यहाँ कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया आपको कि लाइट के कैसी लाइट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है. ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली. यहाँ बताया गया है अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस. क्यों ऐसे क्यों हैं? क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशॉडेड बाय टॉल कैनोपी ट्रीज. तो यहाँ बोला गया अगर हम कोई फॉरेस्ट देखते हैं तो इस फॉरेस्ट में बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, और ये जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ये अपना जो वेजिटेशन है इससे पूरा एक कवर क्रिएट कर देते हैं. दिस कवर इज कॉल्ड कैनोपी, इसको बोला जाता है कैनोपी. अब ये कैनोपी के कारण यहाँ जो ये यहाँ लैंड है, सॉइल है नीचे में, यहाँ तक लाइट बहुत कम पहुँचती है.
तो जो छोटे छोटे झाड़ इधर है इनको सफिशिएंट लाइट नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे, दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव टू डू फोटोसिंथेसिस एट दिस लो लाइट इंटेंसिटी, ये आपको बताया गया है। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement that we already studied, photoperiodism and role of light in the flowering in long day plant, short day plant जब हमने पढ़े थे तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई थी। देन आपको बताया गया है फॉर मेनी एनिमल्स टू लाइट इज इम्पॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन। तो यहाँ पर सिर्फ लाइट का रोल प्लांट के रिस्पेक्ट में ही नहीं है, तो आपके जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को भी स्पेशली जो डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस होते हैं लाइट में, वो एनिमल्स को कुछ सिग्नल देते हैं। किस चीज़ के सिग्नल देते हैं, देखिए दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट intensity and also the duration, that is photo period, as a cues मतलब संकेत देना, निर्देश देना या कुछ इशारा करना, for timing their foraging, एनिमल्स को कब खाना खाना है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो लाइट का ड्यूरेशन होता है या इंटेंसिटी होती है, ये एनिमल्स को हेल्प करती है फॉरेजिंग के लिए, मतलब डे का पर्टिकुलर टाइम है, सुबह के टाइम कौन से एनिमल्स आएंगे और खाएंगे। या आपको पता होगा कि जंगल में, फॉरेस्ट में जो एक वाटर सोर्स होता है, वहाँ पे हर एक एनिमल का पानी पीने का टाइम अलग होता है, तो उनको कैसे पता चल रहा है कि हमारे पानी पीने का टाइम हो गया है, तो लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन से उनको संकेत मिलता है, उनको हिंट मिलती है कि नाउ अब हम बाहर निकल सकते हैं, अब ये टाइम सही है। देन इट नॉट ओनली इन द फोरेजिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ एनिमल। और बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। The availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is the source for both। हम बोलते हैं लाइट और टेम्परेचर ये दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि दोनों भी चीज़ें एक ही जगह से आ रही है, एक ही सोर्स से आ रही है, वो है सन। बट डीप, दैट इज मोर देन 500 मीटर इन दी ओशंस, हम अगर ओशंस में बहुत डीप चले जाए, 500 मीटर्स तक चले जाए, द एनवायरमेंट इज डार्क एंड इट्स इनहैबिटेंट्स, मतलब वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, आर नॉट अवेयर of the existence of celestial source of energy called sun। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं डीप सी में, इनको तो सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, दे आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द सन, सो व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलेगा। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइट। चलिए इसका भी आप क्वेश्चन कमेंट्स में आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। सो आपको बोला गया कि लाइट का स्पेक्ट्रल क्वालिटी भी अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मरीन प्लांट्स लिविंग दैट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द ओशन। क्योंकि पूरा का पूरा लाइट उस डेप्थ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये सारे के सारे फिर हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब यहाँ अगेन कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमंग द रेड एंड ग्रीन ब्राउन algae that inhabit the sea which is likely to be found in the deepest waters, why, ऐसे क्यों होता है। अगेन आई वांट टू नो योर आंसर्स, इन सब चीज़ों के आंसर क्या है। इसके लिए आप थोड़ा सा, अगर आप प्लांट किंगडम सही से आपने पढ़ा हुआ है तो आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, एंड ऑल्सो द फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको जो देखना है, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज सॉइल। The nature and properties, see it is important, soil का क्या, nature and properties of soils in different places vary, और ये क्या करेगा, it is dependent on the climate, the weathering process, whether soil transported or sedimentary and how soil develop occur। अब ये कैसा सॉइल बना है ये डिटरमाइन करेगा किस टाइप का सॉइल है। सो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, सॉइल कंपोजिशन है, ग्रेन साइज है एंड एग्रीगेशन, ये डिटरमाइन करते हैं। जब आपका डिटरमाइन वर्ड आता है तो यहाँ से असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इट डिटरमाइंस द परकोलेशन, ये हो जाएगा असर्शन, एंड क्या हुआ है, रीजन क्या रहेगा, कौन डिटरमाइन कर रहा है, कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। तो क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये परकोलेशन को एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। सॉइल के परकोलेशन क्या होता है, पानी कैसे नीचे जा रहा है सॉइल से, दैट इज परकोलेशन। दिस कैरेक्टरिस्टिक अलोंग विथ, अब
हम अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ पैरामीटर्स के साथ मिला दें, जैसे कि पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है कि जो सॉइल का, लैंड का सरफेस है वो कैसा है। आप देखोगे कहीं सरफेस प्लेन होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो इसको बोला जाता है टोपोग्राफी। तो यहाँ पे हमारे लिए टोपोग्राफी भी इम्पोर्टेंट है। ये सब मिलकर डिटरमाइन करती है एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन, वहाँ कितनी हरियाली रहेगी, किस टाइप के प्लांट्स रहेंगे, extent of vegetation in any area. This in turn dictates the type of animals that can be supported. अब जिस टाइप के प्लांट्स रहेंगे उसी टाइप के वहाँ पर एनिमल्स आएंगे, ऐसे एनिमल्स जो उन प्लांट्स पर फीड कर सकते हैं। सिमिलरली द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, यहाँ तो लैंड तक की बात की गई, सॉइल जो लैंड की, हम टेरेस्ट्रियल सिस्टम की बात करेंगे, बट एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या हम सॉइल की बात नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर आप कोई भी वाटर बॉडी देख लें, वाटर बॉडी का बेस क्या होता है? सेडिमेंट जो होता है, इट इज सॉइल। तो यहाँ पे हमको सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी होती है। These are often determined by the type of benthic animals, वहाँ कौन से एनिमल्स रह रहे हैं, which can thrive there, जो वहाँ पर रह सकते हैं। देखिए अगर ये एक वाटर बॉडी में बनाती हूँ, सपोज इस वाटर बॉडी में ये हमारे पास बेंथिक रीजन है, मतलब यहाँ पर आपके पास सेडिमेंट है, एंड सेडिमेंट में अगर हम बोलते हैं कि दिस इज सरफेस ऑफ वाटर, तो दिस रीजन इज कॉल्ड बेंथिक जोन, इसको हम बेंथिक रीजन बोलते हैं। यहाँ पर कैसे प्लांट्स है, कैसे एनिमल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये किसकर बेसिस पे रहेंगे? ये इस सेडिमेंट के बेसिस पे रहेंगे, द बेंथिक ऑर्गेनिजम्स देयर। सो दिस वाज अबाउट द अबायोटिक फैक्टर्स। तो हमने क्या बात की? हमने बात की एक ऑर्गेनिज्म की। एक ऑर्गेनिज्म पे किस किस चीज़ों का इफेक्ट होता है? अबायोटिक कंपोनेंट का होता है, बायोटिक का होता है। अबायोटिक कंपोनेंट में हमने बात की किसकी? टेम्परेचर, देन टेम्परेचर के बाद वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये चार इंपॉर्टेंट बात की है हमने। अब देखिए जैसे कि दिस थिंग्स आर वैरिंग, आप देखोगे पूरे अर्थ पर, पूरे ग्लोब पर ये चीज़ें हर जगह वैरी कर रही है। तो जब ये वेरिएशंस हो रहे हैं, जब ये चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये इस चेंजेस में कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, अपने आप को जिंदा रख पाता है, कैसे रिप्रोड्यूस कर पाता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द responses to abiotic factors. So, having realized that the abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time, अब ये क्या है कि abiotic habitat change होते हैं हर बार, आपको दिख रहा है। We now ask how the organisms living in such habitat cope or manage with stressful conditions. कि कभी कहीं बारिश थी, फिर कुछ दिनों बाद वहां पर समर शुरू हो गया, तो क्या हुआ? अबायोटिक कंपोनेंट पूरे चेंज हो गए। तो ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को यहाँ पर ठीक रखता है, ये चेंजिंग कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्स करता है? ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स दो टाइप का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स होता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पर चार टाइप के रिस्पॉन्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आ जाता है रेगुलेट करना, कंफर्म करना, देन उसके बाद आ जाता है माइग्रेट करना एंड सस्पेंड करना। और अगर लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस हो तो ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट कर लेता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organisms after all. One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed within maximal efficiency, जिसमें हम भी आ जाते हैं। तो जिस इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू हम गए हैं, इस इवोल्यूशन में हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बना दिया है। लाइक फॉर ह्यूमंस अगर हम बात करें या बहुत सारे एनिमल्स, वी आर हैविंग a constant 37 degrees Celsius temperature in our body, which is a temperature optima for the best working of our enzymes and thereby best efficiency. हम maximum efficiency उस टेम्परेचर पे दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए ऑप्टिमम कंडीशन हो गया। सो आपको यहाँ बोला गया है कि ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, बेस्ट एफिशिएंसी दस एनहांस द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीशीज। दिस कॉन्स्टेंसी, अब जो हमारे अंदर ये कंडीशंस कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है यहाँ पर एग्जांपल एक बढ़िया सा, कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर, जो भी हमने बात की, ये हो सकता है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है बॉडी फ्लूइड्स का। So ideally then the organism should try to maintain the constancy of its internal environment, a process called homeostasis. अब क्या है ना
कि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंसी रखना चाहता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो अकॉर्डिंगली इंटरनल एनवायरनमेंट को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, और ये जो चेंजेस करेगा इसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस, कि इंटरनल और एक्सटर्नल में बैलेंस रखने के लिए. सो डिस्पाइट varying external environmental conditions that tend to upset its homeostasis, जो होम्योस्टैसिस है इसको एक्सटर्नल कंडीशंस जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस है ये डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो हम एक एग्जांपल देखते हैं. लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आपको बोला गया सपोज अ पर्सन एबल टू परफॉर्म हिज हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. एक इंसान 25 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट तरीके से काम कर सकता है. अब सपोज ऐसे हो गया कि बहुत गर्मी हो रही है, स्क्रॉशिंगली हॉट कंडीशंस हो गए या फ्रीजिंगली कोल्ड हो गया है बाहर में, तो ये क्या कर सकता है फिर. अब ये 25 डिग्री सेल्सियस अचीव करने के लिए ये घर पर क्या रह सकता है, ये होम घर में अचीव कर सकता है, ये कार में अचीव कर सकता है. कैसे कर सकता है, वर्क प्लेस पर अचीव कर सकता है बाय यूजिंग एयर कंडीशनर इन समर ताकि एनवायरनमेंट को ठंडा कर सके, या बाय यूजिंग हीटर्स इन विंटर. इसके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. देन हिज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ वेदर अराउंड हिम. अब यहाँ पे वेदर कैसा है वो इस पे कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेगा क्योंकि इसने क्या किया है, रेगुलेट कर दिया है अपने सराउंडिंग को. हियर द पर्सन्स होम्योस्टैसिस इज अकम्प्लिश्ड. होम्योस्टैसिस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर दी गई है. नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे कोई फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं किया गया. ये हमने जो किया है एसी लगाया है या हीटर लगाया है, दिस इज बाय द आर्टिफिशियल मीन्स. हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विथ द सिचुएशन. चलिए भाई, आप क्योंकि ह्यूमन थे, आपके पास एसी था, आपने एसी लगवा लिया, आपने हीटर लगा लिया है, बट व्हाट अबाउट द अदर ऑर्गेनिजम्स, वो ऐसी सिचुएशन से कैसे कोप करते हैं, क्या उनके पास कोई खास मैकेनिज्म है, और वही हमको पढ़ना है इन द रिस्पॉन्स. व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. तो आपका सबसे फर्स्ट टाइप का जो रिस्पॉन्स है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पॉन्सेस आपको याद रखना है. वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स इज टू रेगुलेट. यहाँ पे क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है. रिस्पॉन्स के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करेगा. सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय. रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन फिजियोलॉजिकल मीन्स से होगा या तो ये बिहेवियरल मीन्स से भी हो सकता है. फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन हो सकता है, समटाइम्स इट मे बी बिहेवियरल रेगुलेशन. चलिए, मीन्स विच इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए या कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. सो आपको यहाँ एग्जाम्पल बोला गया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म रेगुलेट टाइप का रिस्पॉन्स दिखाते हैं. बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट and invertebrate species are indeed capable of such regulation, जिसको हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन या तो ऑस्मोरेगुलेशन. अगर आप ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं तो इट विल बी ऑस्मोरेगुलेशन, अगर टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं तो इट विल बी थर्मोरेगुलेशन. अब आपको बोला गया है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ मैमल्स, जो हम मैमल्स इतने ज़्यादा ग्लोब पर फैल गए हैं, is largely due to their ability to maintain constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara Desert. तो आपको दो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स बताए गए हैं, एक एक्सट्रीम कोल्ड है, एक एक्सट्रीम हॉट है. फिर भी मैमल्स यहाँ पर बहुत अच्छे से स्प्रेड हो चुके हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि दे कैन रेगुलेट, दे कैन मेंटेन दिस होम्योस्टैसिस. द मैकेनिज्म यूज बाय मोस्ट मैमल टू रेगुलेट. अब यहाँ कुछ मैकेनिज्म बताए गए हैं. अगर अगेन फिर से हाउ टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसे रेगुलेशन कैसे अचीव किया जाता है, तो आपको यहाँ बताया गया है फर्स्ट मैकेनिज्म, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर are similar to ones that we humans use. We maintain constant body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस इन समर. हम क्या करते हैं, ये कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के लिए समर में हम स्वेटिंग करते हैं, वी स्वेट प्रोफ्यूजली सो दैट हमारी बॉडी ठंडी हो जाए, क्योंकि रिजल्टिंग इवापोरेटिव कूलिंग जैसे कि हमारे घर में डेजर्ट कूलर में होता है, सिमिलरली वैसे ही ऑपरेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, तो जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा. इन विंटर व्हेन टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37, जब विंटर में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बिलो 10 चला जाता है, वी स्टार्ट टू शीवर, हमारी बॉडी शीवर करने लगती है. क्यों कर रही है, शीवरिंग एक एक्सरसाइज है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं.
जिससे क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा और आपकी बॉडी फिर से होम्योस्टैसिस कर पाएगी, मीन्स बॉडी ने खुद को रेगुलेट कर लिया है। सो प्लांट्स की अगर बात करें तो क्या कभी प्लांट्स शिवर या स्वेट करते हैं? नहीं, दे डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म इंटरनल टेम्परेचर। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ और करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का रिस्पॉन्स पर आ जाते हैं, दैट इज कन्फर्म। यहाँ पे बेटा ये डायग्राम आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पे लिया गया है एक्सटर्नल लेवल और वाई एक्सिस पे लिया गया है इंटरनल लेवल। देखिए फॉर रेगुलेटर्स यू कैन सी इवन इफ द एक्सटर्नल लेवल इज इंक्रीजिंग, इंटरनल लेवल कांस्टेंट है, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। एक्सटर्नल लेवल इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, बट क्या इंटरनल लेवल इंक्रीज हुआ है? नो, इंटरनल लेवल इज कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं रेगुलेट। क्या किया? रेगुलेट किया बॉडी को, इंटरनल लेवल को चेंज नहीं होने दिया है। बट इंस्टेड आप देख सकते हो कन्फॉर्मर्स, जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल इंक्रीज हुई है इनका इंटरनल लेवल भी चेंज हुआ है। तो कन्फॉर्मर में आपको एक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया है जहां पर एक्सटर्नल लेवल एंड इंटरनल लेवल दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। एंड थर्ड टाइप आपको यहाँ पे ग्राफ का दिया गया है, दोज आर पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या करते हैं, कुछ टाइम तक तो ये कन्फॉर्मर्स बने रहते हैं लेकिन उसके बाद ये हो जाते हैं रेगुलेटर्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफ विच इज ऑब्जर्व्ड। सो होप यू आर क्लियर विथ दिस ग्राफ। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। रेगुलेटर का ग्राफ कभी भी इंटरनल लेवल चेंज नहीं होगा। ओके, सो कन्फर्म की बात करते हैं। एंड overwhelming majority, that is 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment। क्योंकि ये organisms ना स्वेट कर रहे हैं ना शिवर कर रहे हैं, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, ये अपना इंटरनल एनवायरमेंट रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट टेम्परेचर, जो एम्बियंट यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग में जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इनके अंदर का भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जिनको हम रेगुलेट में हमारे आ जाते हैं होम्योथर्म्स, और जो होम्योस्टासिस कर रहे हैं उनको बोला जाता है होम्योथर्म्स। एंड कन्फर्म जो करेंगे इसमें आ जाते हैं पोइकोलिथर्म्स एंड ऑल्सो द प्लांट्स। पोइकोलिथर्म्स यानी वार्म ब्लड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids change with that of ambient air। सराउंडिंग में एयर कैसा है उसके हिसाब से इनका osmotic concentration change हो जाएगा, water osmotic concentration। Then these animals and plants are simply conformers। फिर इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे conformers, क्योंकि ये रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, ये अपने खुद को जो सराउंडिंग है उसके अनुसार चेंज कर रहे हैं। ये अपने आप में होम्योस्टासिस नहीं मेंटेन कर रहे, कॉन्स्टेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे कन्फॉर्मर्स। Considering the benefits of constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कन्फॉर्मर, सारे कन्फॉर्मर्स रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन गए हैं? और इसका बेस्ट आंसर ये है कि आपको रेगुलेट करने के लिए, कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के लिए यू नीड टू स्पेंड एनर्जी, आपको खर्चा करना पड़ेगा एनर्जी का, और जब चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो वो सबके बस की नहीं रहती हैं। सो रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज्ड अबव, मच एज द लाइक हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर। हमने बताया कि भाई गर्मी से बचने के लिए वी कैन हैव एयर कंडीशनर, बट कितने लोग ये एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं? सो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो क्या करेंगे, मेनी सिंपली स्वेट इट आउट। तो नॉर्मली जो स्वेटिंग की प्रोसेस है ये करते रहेंगे। सो मेनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्व्स टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो क्या किया जा सकता है कि भाई परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि समर है, हॉट मंथ है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाएगा, सब ऑप्टिमल हो जाएगा, बेस्ट एफिशिएंसी नहीं रहेगी। सो थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। जैसे आपको एसी लगाने में खर्चा आता है वैसे ही रेगुलेट करने में भी खर्चा आता है, इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट नहीं किया है, सारे ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हुआ है तब भी वो कन्फॉर्मर रह गए हैं। So it is expensive for many organisms. This is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds। आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो you can see as these are here, ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, ये कन्फॉर्मर्स के एग्जाम्पल हो गए। Heat loss or heat gain is a function of surface area. Since small animals have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose their body heat very fast when it is cold outside। ठीक है, यहाँ से हम एक
अडेप्टेशन भी पढ़ने वाले हैं जिसको एलन रूल बोला जाता है, जहाँ पे सरफेस एरिया या एक्सट्रीमिटीज डिटरमाइन करती है कि कैसे लॉस होगा हीट का। तो आपको बोला गया है कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो हीट लॉस भी ज़्यादा होता है। सो स्मॉल एनिमल्स हमको कोल्ड एरिया में नहीं मिलते हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हाई रहेगा और यहाँ पे हीट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। They tend to lose body heat very fast when it is cold outside. So then they have to expand much energy to generate body heat through metabolism. So this is the main reason very small animals they are rarely found in polar regions. हमको polar regions में insects नहीं मिलते हैं, बहुत छोटे होते हैं insects, इसलिए उनका heat loss बहुत ज़्यादा हो जाता है surrounding जब cold हो जाएगी। During the course of evolution, the cost and benefit, ये important चीज़ है, cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. तो अगर हमारा कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे। बेनिफिट ज़्यादा हो तभी, कॉस्ट से अगर बेनिफिट ज़्यादा हो तभी वो काम किया जाता है। तो बट इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, ये जितना हीट लॉस करेंगे टू मेंटेन द रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, उससे कम हीट वो बनाएंगे एक्चुअली मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा कॉस्ट बढ़ गया है जितना हमको बेनिफिट मिलने वाला है उससे। तो क्या बोला जा सकता है, कॉस्ट टू बेनिफिट, अगर कॉस्ट हाई है बेनिफिट कम है तो ऑर्गेनिज्म बिकम कन्फॉर्मर्स, अगर बेनिफिट हाई है तो दे कैन बिकम रेगुलेटर्स। Some species have evolved the ability to regulate but only over limited range of environmental conditions, जिनको हम बोलते हैं अगर ये नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाते हैं, then they simply conform. If the stressful external conditions are localized or remain only for short duration, तो यहाँ पर आपको बोला गया है ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर अल्टरनेटिव्स। तो ये तो हमने बात कर ली, बट अगर ये ड्यूरेशंस कम ड्यूरेशंस के लिए तो हमारे पास और भी दो ऑप्शंस है। दैट इज ऑर्गेनिज्म दे कैन माइग्रेट, उस कंडीशन से ही भाग जाओ, वहां पर रुको ही मत, जिसमें आपको एग्जांपल दिया गया है, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम दिस स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल मतलब जो वेलकमिंग, अच्छा होस्ट फ्रेंडली हैबिटेट रहेगा, एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। फिर जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा वापस से आप अपने एनवायरनमेंट में आ जाइए, जैसे कि ह्यूमन एनोलॉजी एक दी गई है। दिस स्ट्रैटेजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर ड्यूरेशन ऑफ समर। तो जब समर आ जाएगा एक पर्सन दिल्ली से शिमला चला जा रहा है क्योंकि शिमला में ठंड है, वहां पर टेम्परेचर कम है, सो दैट उसने क्या किया, वो माइग्रेट कर गया टू अवॉइड द स्ट्रेसफुल हीट। Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migrations to more hospitable areas, और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि एवरी विंटर द फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क, ये नाम आप याद रखेंगे, क्योलाडो नेशनल पार्क है राजस्थान में, भरतपुर में। तो यहाँ पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स दे कम फ्रॉम द साइबेरिया। तो साइबेरिया में क्या होता है, इस ड्यूरेशन में एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, तो उस कोल्ड को अवॉइड करने के लिए, अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से भी आएंगे, अवॉइड करने के लिए सारे के सारे बर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं क्योलाडो नेशनल पार्क में राजस्थान में। चलिए, सो लास्ट टाइप का रिस्पॉन्स हमको जो देखना है दैट इज सस्पेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है। यहाँ पे आपको 6 इंपॉर्टेंट टाइप के क्या बोला जा सकता है, यहाँ मेथड्स बताई गई हैं जिससे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपना चेंजिंग एनवायरनमेंट से बच रहा है। सो इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स, ये सबसे पहली मेथड बताई गई है सस्पेंड करने की ग्रोथ को, या बोल सकते हो आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्पोर्स का बना लेना। यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएगी और फॉर्म विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। तो मतलब इन्होंने एक टाइप का सस्पेंडेड ग्रोथ बना लिया, जब वो जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सुटेबल हो जाएगा दे विल जर्मिनेट। सेकेंड आपको बोला गया, सेकेंड टाइप ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ इज सीड्स। देखिए बेटा ये लिस्ट बना लीजिए एक, सबसे पहला आपको बोला गया सस्पेंडेड ग्रोथ में है स्पोर्स, दूसरा बोला गया है सीड्स, ठीक है, सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सीड्स भी है, और तीसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे कि जिसमें आ जाएगा राइजोम्स है, ट्यूबर्स है, ये सारी चीज में आ जाएगी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सर्व एज मीन्स टू tide over periods of stress besides helping in dispersal, they germinate to form new plants under फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। तो जब टेम्परेचर अनफेवरेबल रहेगी तो ये एक सस्पेंडेड फॉर्म में चले जाएंगे ग्रोथ की, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी ये वापस से जर्मिनेट हो जाएंगे। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, और इसको हम बोलते हैं
ओके, सो नेक्स्ट टाइप का सस्पेंडेड ग्रोथ आपको जो यहाँ बताया गया है, दैट इज इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर सकता है तो फिर वो स्ट्रेस कंडीशन से बचने के लिए, स्किप करने के लिए ये क्या करेगा, द फैमिलियर केस ऑफ बियर्स गोइंग इनटू द हाइबरनेशन, यहाँ हो सकता है कि हाइबरनेशन कर लिया. सो हियर द फैमिलियर केस ऑफ बियर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन, हमको यहाँ एक एग्जाम्पल बताया गया है, फोर्थ वन, दैट इज द हाइबरनेशन. ये एक मेथड है जिससे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड करेंगे, स्पेशली विंटर्स. यहाँ पर हाइबरनेशन को विंटर स्लीप भी बोला जाता है. एस्केप इन टाइम. देन सम स्नेल्स एंड फिशेस, यहाँ आपको एक बियर्स का एग्जाम्पल दिया गया है हाइबरनेशन के लिए, ये आप याद रखेंगे, बियर्स इज फॉर हाइबरनेशन. एंड देन आपको बोला गया है एग्जाम्पल ऑफ स्नेल्स एंड फिश, जिसमें जो आपको सस्पेंडेड ग्रोथ बोली गई है वो है एस्टिवेशन, दैट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ, जिसको हम समर स्लिप भी बोलते हैं, एस्टिवेशन, टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीट एंड डेसिकेशन. एंड देन लास्ट आपको यहाँ पर सिक्स टाइप बताया गया है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मेनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नोन टू एंटर डायपॉज, एक कांस्टेंट स्टेज जहां पर इनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल रोक दिया जाएगा, ऐसी स्टेज होती है जू प्लैंक्टन में, दैट इज कॉल्ड डायपॉज, विच इज अ टाइप ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. सो दीज आर दी रिस्पॉन्सेज बाय द ऑर्गेनिजम्स. तो हमने रिस्पॉन्स को पहले तो चार कैटेगरी में डिवाइड किया, रेगुलेट, कन्फॉर्म, माइग्रेट, और ये सब कुछ नहीं हो सकता है तो देन सस्पेंड. तो अगर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम एनर्जी किस टाइप के रिस्पॉन्स में लगती है, तो दैट इज दी टू रेगुलेट. मिनिमम एनर्जी किस टाइप के रिस्पॉन्स में लगती है, दैट इज टू सस्पेंड. तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना है. Now let's start. अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है, बहुत लंबे टाइम के लिए है, तो फिर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दिस ऑर्गेनिजम्स देन दे शो अडेप्टेशंस. तो अभी हम अडेप्टेशंस की बात करेंगे. While considering the various alternatives available to the organism for coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through a certain physiological adjustments, while others do so behaviorally. तो response physiological या behavioral हो सकता है, stressful habitat से बचने के लिए या फिर वहाँ पर survive करने के लिए. The response are also actually their adaptations, और ये response कुछ adaptations भी हो सकते हैं. So we can say that the adaptation is any attribute. तो आपको यहाँ adaptation का definition बोला गया है बेटा, ये याद रखना है. adaptation क्या हो सकता है, ये कोई भी attribute हो सकता है, कोई भी action हो सकता है जिसमें organism morphologically, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरली, ये सारी चीज़ें, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजी से या फिजियोलॉजी से या बिहेवियर से अपने किसी जगह पर सरवाइव करने के लिए रहें और रिप्रोड्यूस कर सके इन इट्स हैबिटेट, उसको हम बोलेंगे एडेप्टेशन. तो ये हो गया आपका एडेप्टेशन का डेफिनेशन. Many adaptations have evolved over long evolutionary time and genetically fixed. अगर evolution के during evolution की process अगर कुछ adaptations कर दिए गए हैं और वो अगर genetically fix कर दिए जाते हैं तो वो generations over generations transmit होंगे, मतलब अब उनको fix कर दिया गया है. In the absence of an external source of water, जैसे कि अब यहाँ पे first adaptation, first example दिया गया है. adaptations के भी आपको सारे examples enlist कर लेने हैं, अपने पास एक list बना लीजिए. पहला अडेप्टेशन दिया गया है आपको कैंगरू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट्स. दिस रैट्स इन डेजर्ट्स दे आर कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. तो ये चूहे ऐसा कहा जाता है कि कभी पानी ही नहीं पीते अपनी पूरी लाइफ में, तो वो फिर वाटर रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, तो अपने बॉडी के अंदर ही फैट का ऑक्सीडेशन करके वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे, इन विच द वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट. इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, और उसके साथ साथ और ये क्या करते हैं, अपने यूरिन को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, इट्स यूरिन, सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. अब देन सेकेंड आपको एग्जाम्पल दिया गया है डेजर्ट प्लांट्स का. पहला आपको एग्जाम्पल दिया गया है कैंगरू रैट का, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल. दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया गया है डेजर्ट प्लांट्स का. डेजर्ट प्लांट्स में आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है, हियर दे हैव थिक क्यूटिकल, क्या क्या एडेप्टेशंस हो गए हैं, थिक क्यूटिकल है. देन उनके देयर लीव सर्फेसेस हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स,
तो यहाँ पर संकन स्टोमेटा हो गए। अगर ये लीफ का सरफेस है तो स्टोमेटा अंदर की तरफ चला गया है, बाहर की तरफ नहीं है। सो दैट टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, जिसको हम बोलते हैं संकन स्टोमेटा, मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। दे ऑल्सो हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, जो कि हम बोलते हैं कैम पाथवे, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, that enables their stomata to remain closed during daytime, या आप इसको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा भी बोलते हैं। ऐसे स्टोमेटा जो रात में खुलेंगे दे आर कॉल्ड स्कोटो एक्टिव। सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपेंशिया, यहाँ आपको एक कैक्टस का नाम दे दिया गया है, ओपेंशिया इज अ कैक्टस। इसके अंदर क्या अडेप्टेशन हुए हैं, इसके लीव्स हो जाते हैं गायब, इंस्टेड ऑफ लीव्स दीज हैव स्पाइंस एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेक ओवर बाय द फ्लैटन स्टेम्स। ये हो गया आपका ओपेंशिया के बारे में, जिसको हमने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़े हुए हैं दिस अडेप्टेशंस। देन मैमल्स की बात करें, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स। ये एक्चुअली थर्ड एग्जाम्पल है आपके अडेप्टेशंस का, जिसको हम एज अ एलन्स रूल पढ़ा जाता है। एलन्स रूल में क्या बोला गया है आपको, मैमल्स में कुछ खास टाइप का अडेप्टेशन है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके ईयर्स एंड लिम्स, ये आप बोल सकते हो एक्सट्रीमिटीज शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। मतलब जो एनिमल्स कोल्डर एरियाज में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पोलार बियर्स, उनके कान बहुत छोटे छोटे रहेंगे कंपेयर टू द बियर्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो उन्होंने क्या किया, कान का साइज छोटा कर दिया, लिम्स का साइज छोटा कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा कि हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सकेगा। एंड इसी को हम बोलते हैं एलन्स रूल। इन द पोलार सीज एक्वेटिक मैमल्स, अब ये नेक्स्ट आपको बोला गया है फोर्थ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। पोलार सीज के अंदर जो एक्वेटिक मैमल्स है, जिनको हम सील्स बोलते हैं, ये सील्स के बॉडी में एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है एंड इस थिक लेयर ऑफ फैट को बोला जाता है ब्लबर। सो योर फोर्थ टाइप ऑफ अडेप्टेशन इज ब्लबर बिलो देयर स्किन एंड एक्ट्स एज इंसुलेटर। और ये ब्लबर क्या काम करता है, ये फैट इंसुलेटर का काम करता है, ताकि वो कोल्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को जिंदा रख सके, सरवाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, और वहां पर बॉडी का हीट लॉस ना हो। Some of the organisms possess adaptations that are physiological, which allow them to respond quickly to stressful situations. ये physiological adaptations की बात हो रही है। If you have ever been any, आपको physiological adaptation में देखिए यहाँ बताया गया है about the altitude sickness। तो आपको पूछा गया कभी आप high altitude पे गए हो ऐसी जगह पर, like for example रोहतांग पास जो मनाली के पास है, जहाँ पर 3500 मीटर से भी ज़्यादा जिसकी हाइट है सी लेवल से, एंड ले दैट इज लेह लद्दाख, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज अल्टीट्यूड सिकनेस। तो वहाँ अगर आप जाते हो तो आपको पता चलेगा यूल फील सम प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं अल्टीट्यूड, अनईजीनेस हो जाता है, नौशिया हो जाता है, और इसको बोला जाता है अल्टीट्यूड सिकनेस। इट्स सिम्टम्स क्या क्या है, इट इंक्लूड नौशिया, फटिग, हार्ट पाल्पिटेशंस, ये बढ़ जाएंगे पाल्पिटेशंस हार्ट के। दिस इज बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो बॉडी जो है इट डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। फिर क्या होगा, बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लिमेटाइज, अगर हम उसी एरिया में बहुत दिन तक रह रहे हैं तो विल बिकम एक्लिमेटाइज, मतलब हम उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेंगे एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने उस एनवायरमेंट को, सराउंडिंग को अडॉप्ट कर लिया है। बट ग्रेजुअली we can also get acclimatized there. So how did your body solve this problem? ये पूछा गया है कि अगर हम acclimatize कर रहे हैं मतलब हमारे बॉडी के अंदर कौन से physiological changes हो रहे हैं। So the body compensate low oxygen availability by increasing red blood cells production. तो कैसे कैसे किया जाता है, आपको पहली चीज बताई गई है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो बॉडी बहुत सारी RBCs बनाएगी, दूसरा काम बॉडी करती है कि डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट। तो हीमोग्लोबिन बहुत देर तक ऑक्सीजन से बाइंड नहीं रहेगा, वो जल्दी से ऑक्सीजन को छोड़ देगा, सो दैट वो हीमोग्लोबिन फिर से बार बार अवेलेबल होगा ऑक्सीजन को लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, पाल्पिटेशंस कम हो जाएंगे, हार्ट पाल्पिटेशंस कम हो जाएंगे। सो मेनी ट्राइब्स लिव इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, ये जो बहुत सारे ट्राइब्स होती हैं जो हाई अल्टीट्यूड पे रहती है, सो फाइंड आउट दे नॉर्मली हैव द हायर रेड ब्लड सेल्स काउंट देन द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। तो इनका जनरली हीमोग्लोबिन हाई होता है कंपेयर टू द पीपल्स विच लिव इन प्लेन्स।
इन मोस्ट एनिमल्स, अब अगला आपको अडेप्टेशन बताया गया है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली इन नैरो टेम्परेचर रेंज, जैसे कि ह्यूमंस, बट देर आर माइक्रोब्स, हमारे पास अब कुछ आयरकी बैक्टीरिया है। अगला अडेप्टेशन जो कि बायोकेमिकल अडेप्टेशन है, दैट फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग्स। तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, डीप सी में हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कैसे सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 100 से भी ज़्यादा है। तो आपका आंसर यहाँ पर बोला गया है मेनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक। अब ये भी है, दूसरी एक्सट्रीमिटी है कि जो एंटार्क्टिक वाटर्स है इसके अंदर टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड है, बिलो जीरो है, वहां पर भी फिशेस सर्वाइव कर रही है। तो हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? अगेन आपको इसके लिए आंसर करना है। तो यहाँ पे होते हैं बड़े ही खास मैकेनिज्म्स। क्या मैकेनिज्म्स होते हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। So a large variety of marine invertebrates and fish life at great depths in the ocean where the pressure could be greater than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. ये भी extreme condition है। अब इस condition में रहने के लिए the organism need to adapt, इसके अंदर कुछ खास adaptations होना चाहिए। How do they live under such high pressures and do they have any special enzymes? क्या उनके पास कोई खास enzymes है? तो I'm expecting your answers in comment box. Organisms living in such extreme environment show fascinating array of biochemical adaptation. तो इन सब के लिए इनके पास होते हैं biochemical adaptation. You can see first paragraph में हमने बात की physiological adaptations की, यहाँ हम बात कर रहे हैं biochemical adaptations की, और लास्ट जो adaptations अभी हम देखेंगे लास्ट पैराग्राफ में, that is of the behavioral adaptations. सो सम ऑर्गेनिज्म दे शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स। आपको बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन से एडेप्टेशंस बिहेवियरल है, कौन से आपके बायोकेमिकल है एंड कौन से फिजियोलॉजिकल है। सो बिहेवियरल में क्या आ जाता है, यहाँ पे कोप अप विद द वेरिएशंस इन देयर एनवायरनमेंट। डेजर्ट लेजर्ड का आपको एग्जांपल दिया गया है बिहेवियरल एडेप्टेशन में। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है। तो आपको अगर बिहेवियरल एडेप्टेशन आता है तो इसमें एग्जाम्पल है डेजर्ट लेजर्ड्स। They lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperature of their habitat. तो फिर वो क्या करेंगे, इनके पास कोई फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है नहीं, बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियर मीन्स। तो फिर वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कुछ खास बिहेवियर से कांस्टेंट रखते हैं, और उनका ये खास बिहेवियर क्या है, दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स। तो जब ठंडी हो जाएगी तो वो धूप सेकेंगे, धूप में आएंगे, और बास्किंग का मीनिंग होता है धूप सेकना, ठीक है। एंड जब जैसे ही यहाँ पर ठंडी आ जाती है, सम स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ बरोइंग, वो बरोइंग करते हैं, अपने बिल में घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं बरोज में, इनटू द सॉइल एंड हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ये बरोइंग करेंगे, और लो टेम्परेचर हो जाएगा तो ये बास्किंग दिखाएंगे। तो दिस आर द बिहेवियरल अडेप्टेशंस इन दी organisms. So with this we have completed the first half of chapter, that is organism. Hope you like it. अगला आपका जो चैप्टर का पार्ट है ये हम सेकेंड वीडियो में बेटा देखेंगे। अब इस वीडियो से आपको कुछ शॉर्ट नोट शॉर्ट पॉइंट्स बनाने हैं। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, क्लियर हो गई है, तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर सेकेंड वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज नीट के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इंटरेक्शन से आए हैं, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।